हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग जो है वो आपके सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड का फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट्स में काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, आई थॉट दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं आप लोगों की इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँ। इस चैप्टर के अलावा हमने और बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं जिसकी हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना के रखी है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गो आउट एंड चेक आवर प्लेलिस्ट फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स जो आपके एग्जाम के सिलेबस में होंगे। अगर कुछ छूट रहा है तो हम लोग ट्राई करेंगे अपने एंड से पूरी तरीके से। यू ऑलरेडी नो दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद टीचिंग टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, तो एटलीस्ट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोज़ बना के अपलोड करते रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में इंटरैक्ट कीजिए। आपके डाउट्स बताइए, डिमांड्स बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं वो बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो उसको भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इस शब्द की बात करें तो उसका सिंपल डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका भावार्थ जो है वो समझना काफ़ी इजी है, बट इसका इंपॉर्टेंस और इसका सिग्निफिकेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ पीपल, इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एज फार एज नेशनल इंटीग्रेशन इज कंसर्न। आज इंडिया के अंदर अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर देर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, और इस नेशनल इंटीग्रेशन को एनकरेज करने के लिए लोगों का ट्रैवल करना, एक दूसरे को जानना पहचानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एंड दैट इज़ हाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल विल अलाउ अस टू इंटीग्रेट टुगेदर टू एंश्योर नेशनल यूनिटी अमॉन्ग्स द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। इवन फ्रीडम मूवमेंट जब हमारे हुए थे तो रेलवेज ने हमारे नेशनल मूवमेंट को एनकरेज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ गुड्स की वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस आता है। अगर आप सिर्फ अपने लोकल मार्केट के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो आपका प्रोडक्शन काफ़ी सीमित होगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो फॉर रिमेनिंग मार्केट्स, फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर द एंटायर वर्ल्ड, तो उसके थ्रू क्या होता है, आप अपने ही इलाके में ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और अर्बनाइजेशन होता है। सो ऑल in all, transportation enables economic progress and also encourages national integration. Now beyond this, अगर हम evolution of transportation की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से चेंज हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो जो फैक्टर्स टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिटरमाइन करेंगे वो डिपेंड करता है ऑन लोकेशन, रिलीफ, क्लाइमेट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। नाउ अगर लोकेशन एंड रिलीफ की हम बात करेंगे तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर जगह पे जो है वो रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछ सकते। तो जहाँ जहाँ पे अंडुलेटिंग सर्फेसेज है, जहाँ पे अनइवन सर्फेसेज है, वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट हमारे पास इकलौता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है। अगर आज हम एक कोस्टल सिटी में रहते हैं तो कोस्टल सिटी में हम लोग पोर्ट्स बना सकते हैं जो कि है सी पोर्ट्स। अगर हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट्स हम लोग बनाए तो उसके लिए पॉपुलेशन ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका खर्चा इतना आता है कि कॉस्ट बेनिफिट हमारे लिए जस्टिफाइबल होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स को समझते हुए हम लोग जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं और उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि पहले जो है वो इंसान चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। इवन आज भी माउंटेनियस एरिया के अंदर जो भोटिया कैटेगरी के पीपल होते हैं, भोटिया कास्ट के पीपल होते हैं, दे आर अ पर्टिकुलर ट्राइब ऑफ पीपल who help the mountaineers and people who travel in movement of their goods. Similarly, रेलवे स्टेशन पे आपने भी काफ़ी कूलीज देखे होंगे, तो ये लोग भी हैं। These are human beings who are involved in the process of transportation. Apart from that, हम लोगों ने काफ़ी एनिमल्स को देखा है जिसको ड्रॉट पावर बोलते हैं। एनिमल्स की ड्रॉट पावर होती है। तो कैमल्स जो है, एलिफेंट, याक, हॉर्सेस, ये अलग अलग एनिमल्स हैं, बुलक कार्ट्स फॉर दैट मैटर, आर एनिमल्स हु आर हेल्पिंग अस टू टेक गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है, वैसे ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस आए हैं। एंड सो वी सी दैट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो वी हैव रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस एंड रोपवेज। अगर आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाजू में ब्रैकेट देखोगे तो आपके एक ब्लू कलर के बॉक्स में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि 83% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट इज हैपनिंग थ्रू रोडवेज। तो अगर सबसे कॉमन तरीका ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने जाए तो क्या बन जाएगा? रोडवेज। आफ्टर दैट वी हैव रेलवेज एट 9%, एयरवेज एट 6% एंड वाटरवेज एट 2%। पाइपलाइंस एंड रोपवेज जो है वो रिलेटिवली नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी मिनिस्क्यूल, वेरी लिमिटेड। तो उस वजह से उसके कोई परसेंटेजेस हमें दिए नहीं हैं।
मूविंग अहेड, अगर हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया जो है ये कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, एंड वी हैव बीन एबल टू क्रिएट द थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क फॉर आवर कंट्री, विच इज़ एट नंबर 3। तो हमारे ऊपर कौन कौन आया? नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे है चाइना, एंड दीज टू कंट्रीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर साइज आर डेफिनेटली बाउंड टू हैव द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स। बट उसके बाद पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बना है। नाउ सबसे एंशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही रोड ट्रांसपोर्ट रहा है। जैसे हमने देखा था कि मैन एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाते हैं, हैंड कार्ट्स, एनिमल्स, बुलक कार्ट्स, इन सब के थ्रू जो है वो हम लोग चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, इवन इनफैक्ट आपने जब हिस्ट्री वाले चैप्टर्स के अंदर इंडस वैली या मोहनजोदारो के बारे में देखा होगा, तो वहाँ पे भी रोड्स के ऊपर और उनके आर्किटेक्चर के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया गया था। तो ये काफ़ी एंशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोड ट्रांसपोर्ट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको इंसानों को चढ़ाना है या सामान को चढ़ाना है तो वहाँ तक पहुँचाना तो पड़ेगा। डोर टू डोर सर्विस सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट देता है। तो अगर आज आपको रेलवेज को यूज़ करना है तो रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। अगर आपको वाटरवेज यूज़ करने तो आपको सी पोर्ट तक जाना पड़ेगा। अगर आपको हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स यूज़ करना है तो एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा। बट इन सारे जगह तक पहुँचने के लिए आपको रोडवेज को यूज़ करना पड़ेगा एज अ फीडर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बियॉन्ड दैट, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये काफ़ी वाइड स्प्रेड है, मतलब डोर टू डोर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अनड्यूलेटिंग सर्फेसिस पे भी वो आराम से चला जाता है। दूसरा, सेफ्टी ऑफ गुड्स। अब सेफ्टी ऑफ गुड्स किस पर्सपेक्टिव से? सेफ्टी ऑफ गुड्स इस पर्सपेक्टिव से कि आज अगर आप रेलवे, वाटरवे या एयरवे की बात करते हैं तो इसको चलाने वाले लोग कोई और है और गुड्स जिसका है वो कोई और है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ट्रेन मेरे को दे दो, मैं ट्रेन खुद चला के लेके जाऊंगा, या जहाज़ मुझे दे दो, जहाज़ मैं खुद लेके चला जाऊंगा। बट रोडवेज के अंदर आप अपनी खुद की ट्रक लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो आप अपनी सेफ्टी ऑफ गुड्स को इंश्योर कर सकते हैं। तीसरा, इट इज़ टाइम सेविंग, स्पेसिफिकली जब डिस्टेंसेस कम हो। तो ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट टाइम सेविंग एंड इस वजह से मोस्ट इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेल। उसके अलावा ये मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करता है, मतलब इसमें मूवमेंट ऑफ पीपल भी हो सकता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स भी हो सकता है। आज जब हम लोग देखते हैं कि एक बस जो है वो अहमदाबाद से लेके बॉम्बे अगर जा रही हो तो बड़ौदा, सूरत, बीच में कोई डिटूर लेके किसी और जगह पे भी रुक सकती है। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पीपल एज वेल एज डेस्टिनेशंस आर कंसर्न। अगर हम लोग रोड नेटवर्क को क्लासीफाई करने जाए तो रोड्स को हम लोग 5 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, वेर वी हैव नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। अब इन पांचों ही कैटेगरी के रोड्स के बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा हमें करनी होगी। अगर मैं नेशनल हाईवेज की बात करूंगा तो ये हाईवेज को बिल्ड करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी है जिसका नाम है NHAI, विच इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका ही मेन काम होता है कि ऐसे बड़े 4 लेन 6 लेन रोड्स बनाएं जो कि सारे स्टेट कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड पोर्ट स्टेशंस को कनेक्ट करें। बहुत बार इंडिया एक लैंडलॉक तो नहीं, एक पेनिनसुलर कंट्री है विच शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 नेबरिंग कंट्रीज। तो उन लोगों के साथ भी कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेशनल हाईवेज बनाए हैं जो हमें म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड चाइना से कनेक्ट करता है। तो ये सारे जो हाईवेज हैं उनका मेंटेनेंस का काम भी NHAI देखता है। अब अगर हम लोग विद इन इंडिया बात करेंगे तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है दैट इज NH44 विच एक्सटेंड्स फ्रॉम श्रीनगर इन द नॉर्थ ऑल द वे टू कन्याकुमारी इन द साउथ। इसी तरीके से नेशनल हाईवेज की लिस्ट में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम का हाईवे है। इट्स बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ मल्टीपल हाईवेज विच कनेक्ट्स आर 4 इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज़ जो कि है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। अब आपको एक चीज़ समझनी है, नेशनल हाईवे का जो लेंथ है, जो आपको किलोमीटर वाइज कवरेज है, वो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे नेशनल हाईवे कम होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे स्टेट हाईवेज का नेटवर्क भी उतना स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे हम लोग जो है वो सिर्फ एंड टू एंड कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, इस वजह से वहाँ नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ जाती है। सो लोअर द पॉपुलेशन, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज। ये चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है और आपको यहाँ पे स्टेट्स के नाम भी दिए हुए हैं। अगर आप अपने हिसाब से भी 2 या 3 स्टेट्स याद कर लेंगे तो भी आपको इससे हेल्प हो जाएगी। बट आपको सिर्फ इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पॉपुलेशन कम है तो नेशनल हाईवे की लेंथ भी कम होगी।
सॉरी, पॉपुलेशन कम है, नेशनल हाईवे की लेंथ ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, नेशनल हाईवे की लेंथ कम होगी, बिकॉज दैट पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी कनेक्टेड बाय स्टेट हाईवेज। ऑल गुड। बियॉन्ड दैट एक्सप्रेस वेज के बारे में बात करते हैं। नाउ द टर्म एक्सप्रेस इन इटसेल्फ मीन्स दैट यहाँ पे हाई स्पीड ट्रैफिक होने वाला है। इन एक्सप्रेस वेज को हम लोग द्रुत गति मार्ग भी बोलते हैं। द्रुत गति मतलब हाई स्पीड। अब यहाँ पे देखोगे तो 4 लेन एंड 6 लेन हाईवेज बनाए गए हैं। अगर आप एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस वे डेफिनेटली कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा। इन एक्सप्रेस वेज के ऊपर जो है वो सिर्फ हैवी ट्रैफिक अलाउड होता है, मतलब कार्स एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स। यहाँ पे आपको साइकिल, ऑटो, बाइक, स्कूटीज़ ये सब नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड रोड्स बनाए गए हैं। इन जगहों पे इन एक्सप्रेस वेज की कंटिन्यूटी एंड स्पीड बरकरार रखने के लिए इन लोगों ने काफ़ी ओवर ब्रिजेस बनाए हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग, रिवर्स एंड क्रॉस रोड्स को सर्कमवेंट करके ऊपर से आपको लेके जाते हैं। बट बिकॉज ये आपका टाइम घटाता है, स्पीड ज़्यादा मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा टोल टैक्स भरने की ज़रूरत पड़ती है। सो टोल टैक्स इज़ द money that you are supposed to pay if you want to use this particular expressway. Now beyond expressway, स्टेट हाईवेज की बात करते हैं। जिस तरीके से नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, स्टेट हाईवेज की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अब ये स्टेट हाईवेज जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है और वो नेशनल हाईवे के फीडर बनते हैं। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज़ को अगर नेशनल हाईवे की तरफ डायरेक्ट करना है तो वो हाईवेज बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट बाय क्रिएटिंग स्टेट हाईवेज। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज आर कंसर्न। तो इंट्रा स्टेट ट्रेड मतलब विद इन द स्टेट। आज अगर मुझे अहमदाबाद से बड़ौदा, बड़ौदा से सूरत, सूरत से राजकोट कोई सामान भेजना है तो मैं स्टेट हाईवेज का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं विद इन गुजरात की बात कर रहा हूँ। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रेड के लिए स्टेट हाईवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बियॉन्ड दिस अगर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करेंगे तो इसको ओन, ऑपरेट, कंट्रोल एंड मेंटेन करने की जिम्मेदारी म्यूनसिपैलिटीज़ की आती है या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत की आती है। इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स का मेन काम है कि जो छोटे गांव है, छोटे गांव नहीं, बड़े गांव है, उन गांवों को सिटीज़ तक कनेक्ट करना या फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ तालुकाज तक कनेक्ट करना। सो दे आर ट्राइंग टू गो एट एन इवन माइक्रो लेवल। तो नेशनल हाईवे के बाद स्टेट हाईवे था, स्टेट हाईवे के बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स आया। डिस्ट्रिक्ट रोड्स का काम है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग विलेजेस को अच्छे से आपस में कलेक्ट करना। अब उसके बाद विलेज रोड्स की बात करेंगे तो विलेज रोड्स मेंटेन किए जाते हैं बाय द ग्राम पंचायत। अब आप बोलो कि ग्राम पंचायत तो एक तरीके से उनके पास कोई रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी इतनी होती नहीं है, पैसे इतने होते नहीं है, तो ये लोग जो रास्ते बनाएंगे वो यूजुअली अनमेटल्ड रोड्स होंगे। अनमेटल्ड रोड्स मतलब कच्चे रास्ते, मेटल्ड रोड मतलब पक्के रास्ते। डिस्ट्रिक्ट रोड्स तक जो था सारी चीज़ें जो है वो मेटल्ड रोड्स है। पहले डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी अनमेटल्ड हुआ करते थे, बट अभी गवर्नमेंट ने जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स को भी मेटल्ड में कन्वर्जन करने का काम चालू कर दिया है। बट एज फार एज विलेज रोड्स आर कंसर्न, ज़्यादातर ये रास्ते जो है वो कच्चे रास्ते होते हैं, अनमेटल्ड रोड्स होते हैं। इस वजह से रेनी सीजन में इसको इस्तेमाल हम कर नहीं सकते। अब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इस स्कीम के थ्रू हम चाहते हैं कि जिस विलेज के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्रेड ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, उन जगहों पे हम लोग मेटल रोड्स की सुविधा पहुंचा दें, सो दैट इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए, यहाँ पे विलेज लेवल पे भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। बट इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करती है और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी आएगी कि वो इस स्कीम का लाभ उठाए। अब लास्ट कैटेगरी हमारा आ जाता है विच इज़ बॉर्डर रोड्स। अब बॉर्डर रोड्स आर बेसिकली गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट नेशनल हाईवेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट हाईवेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए म्यूनसिपैलिटी, विलेज रोड्स के लिए ग्राम पंचायत। बॉर्डर रोड्स की जिम्मेदारी जो है वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने 1960 में बनाया था। इन रोड्स का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि वो नेशनल डिफेंस को इंश्योर करवाना चाहती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रोड्स विच आर बिल्ट इन माउंटेनियस रीजन्स, जहाँ पे हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक टेरिटरी शेयर करते हैं। तो आपने भी काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया भूटान के बीच में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, उन रास्तों पे नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया है। बहुत बार यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होने की वजह से भी इन रास्तों को एक्सेसिबल बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वही काम करता है एज फार एज क्लियरिंग ऑफ लैंडस्लाइड्स, क्लियरिंग ऑफ स्नो इज कंसर्न। अब रोड्स वगैरह की बात अगर हम लोगों ने करनी है तो एक पॉइंट को तो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते, जो कि है ट्रैफिक।
अब ट्रैफिक तो होना ही है, बिकॉज जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, वैसे प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कॉमन होने ही वाला है। एंड ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हम एक्सपीरियंस करने मिलती है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। नाउ अगर ट्रैफिक का तकलीफ है तो उसको रिजॉल्व हमें कैसे करना है। अब अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी लिस्ट दी है, बट टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, बिकॉज उसमें ट्रैफिक के बारे में कम और रोड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं। तो रोड सेफ्टी के पॉइंट्स में टच नहीं करूँगा, वो आप रीड कर सकते हैं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, बिना लाइसेंस के ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये सारे तो रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हो गए। बट अगर हम लोग ट्रैफिक प्रॉब्लम को इंश्योर करवाना चाहते हैं कि कैसे ट्रैफिक को रोका जाए, तो पहला पॉइंट है लेन ड्राइविंग करें। लेन ड्राइविंग मतलब एक सड़क के बीच में जो वाइट पट्टी होती है, या तो आप लेफ्ट में चलो या तो राइट में चलो, जैसे जिग-जैग सांप की तरह मत चलो। सो दी आइडिया हियर इज, अगर आप लेन ड्राइविंग करोगे तो अननेसेसरी ओवरटेक्स आपको नहीं करने। ओवरटेकिंग हमेशा राइट लेन से करनी है। इन सब चीज़ों को करोगे तो एक डिसिप्लिन मैनर में गाड़ियाँ आगे बढ़ेंगी, वरना दोनों लोग आपस में भिड़ जाएंगे, एक दूसरे में एक डेडलॉक बन जाएगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो फंस जाएगा। दूसरी बात, जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं, जो टू व्हीलर्स होते हैं, उनको हमेशा रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे चलाना चाहिए, सो दैट राइट से अगर कोई हाई स्पीड व्हीकल है, बड़ा व्हीकल है, वो ओवरटेक करके जा सके। इमरजेंसी के टाइम पे एम्बुलेंसेज एंड फायर ब्रिगेड के लिए हमें हमेशा रास्ता बनाना चाहिए। सो वी शुड कीप द राइट लेन एम्प्टी फॉर ओवरटेकिंग एंड फॉर दिस इंपॉर्टेंट व्हीकल्स टू पास। ट्रैफिक रूल्स का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। अगर ट्रैफिक रूल्स का हमने पालन किया, सिग्नल्स का हमने पालन किया, तो हम लोग ऑटोमेटिकली ट्रैफिक के इशू को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। वी शुड मेंटेन सेफ डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स, तो ताकि अगर ट्रैफिक भी होता है तो हम किसी तरीके से अननेसेसरी कोलाइड ना करें, दो कार्स के बीच में एक्सीडेंट ना हो। रास्ते के ऊपर जो लोग लेफ्ट हैंड साइड पे पार्क करते हैं, उनको पार्किंग करते वक्त ये ध्यान देना है कि उनकी गाड़ी इतनी बाहर ना निकल आए कि बाकी ट्रैफिक को जो है वो एक हिंड्रेंस बने। सो सही तरीके से रास्ते पार्क करने हैं, और जो भी नेसेसरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइसेंस, सीट बेल्ट, हेलमेट, बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाना, रूल्स पता करके फिर रास्ते पे जाना, ये सारी चीज़ों को भी आप ट्रैफिक प्रॉब्लम के साथ एसोशिएट कर सकते हैं। बियॉन्ड दिस हम लोग रेलवेज़ के बारे में बात करेंगे। नाउ रेलवेज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और ये हमने नहीं बनाया, ब्रिटिशर्स ने हमको बना के दिया था। सो द फर्स्ट रेलवे लाइन वेंट फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, और इसको एस्टैब्लिश किया था 1853 में। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आज के तारीख में भी रेलवे जो है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसकी ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। नाउ इंडियन रेलवे नेटवर्क इज सेकंड इन द वर्ल्ड, एंड एशिया और एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशिया में नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। अब अगर हम इंडियन रेलवे का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो हमें 3 जगहों पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड पीपल का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करवाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो प्रोडक्शन, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ हो पाएगा, जिससे कंट्री का जीडीपी बढ़ने वाला है। सेकेंड पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी। जब वॉर टाइम सिचुएशंस होती है, या फिर अगर हम लोग कोई नेशनल कैलामिटी की बात करते, तो लोगों को रेस्क्यू करना, सोल्जर्स को पहुंचाना, वेपन्स को पहुंचाना, ये सारा काम जो है वो भी रेलवेज के थ्रू हम कर सकते हैं। तीसरा है जोग्राफिकल यूनिटी। आज हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कल्चर्स हैं, तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी की बात जो है वो सिर्फ रेलवेज के थ्रू एस्टैब्लिश हो सकती है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को अगर इकोनॉमिक तरीके से करना चाहते हैं, सस्ते में करना चाहते हैं, तो रेलवे से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोई और तरीका नहीं होगा। अब अगर हम लोग ये जोग्राफिकल यूनिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर ही रहे हैं, तो हमें लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवेज भी जानना ज़रूरी है। एक विवेक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ आसाम से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवेज। तो ये MCQ या ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ज़रूर याद रख लेना। अब अगर हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो है वो रेलवे का नेटवर्क डेंस कहाँ है, तो वो डेंस उन जगहों पे है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनाना पॉसिबल है। मतलब हिली, माउंटेनियस, प्लेटो रीजन पे नहीं, प्लेन लैंड, लेवल्ड लैंड के ऊपर। तो जहाँ पे लेवल लैंड होगा, लार्ज पॉपुलेशन होगा, जहाँ पे अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर है, अच्छा खासा माइनिंग होता है, इन सब जगहों पे ज़्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दोनों ही ज़्यादा होने वाले हैं। अब अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो जब मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं जहाँ ट्रैफिक का भी इतना इशू है, तो उन लोगों के लार्ज स्केल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स, जैसे अहमदाबाद की भी मेट्रो अभी चालू हो चुकी है, बॉम्बे में भी मेट्रो चलती है, एंड मोनो रेल्स प्रोजेक्ट्स। अब मेट्रो और मोनो रेल में फ़र्क क्या होता है? मेट्रो 2 तरफा जाती है, आने वाली भी होती है, जाने वाली भी होती है, बट मोनो रेल एक दिशा में चलती है, तो पूरा चक्कर काटने के बाद ही वापस उस स्टेशन पे आएगी। मोनो रेल्स जो है वो बॉम्बे के अंदर मैंने देखी है, और किसी शहर में अगर मोनो रेल्स आपने एक्सपीरियंस की हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।
अब अगर हम लोग रेलवेज की बात करेंगे तो रेलवे की जो पटरी होती है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। इसको कुछ लोग गेज भी बोलते हैं। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज या नैरो गेज, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई कितने स्पीड से जो है वो हमारी ट्रेन जा सकती है। नाउ जितना ब्रॉड गॉज में हम कन्वर्ट कर देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज विल बी एबल टू मेंटेन हाई स्पीड ट्रैफिक। बट कुछ छोटे छोटे जगहों पे हम लोग नैरो गेज एंड मीटर गेज बनाते हैं, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो रुक जाती है। इट्स लाइक स्पीड ब्रेकर्स, राइट, फॉर अ रोड ट्रांसपोर्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड से पूरी कोशिश करिए कि जितने भी मीटर गेज एंड नैरो गेज वाले रेलवेज हैं उसको ब्रॉड गेज में हम कन्वर्ट करें, जिससे हमारा टाइम और पैसा दोनों काफ़ी बचेगा। अब टाइम तो बचेगा, वो बात समझ में आती है कि हम लोग ज़्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे, बट पैसा कैसे बचेगा? पैसा इसलिए बचेगा कि अगर मेंटेनेंस करना हो तो मेंटेनेंस में हर जगह सेम टाइप का ही पटरी होगा, तो आपका कॉस्ट और टाइम सेविंग उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाने वाला है। आई होप इधर तक के सारे पॉइंट्स जो है आपको समझ में आए हो। वीडियो अभी काफ़ी लंबा बन चुका है, तो बाकी के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। रोडवेज एंड रेलवेज अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। कुछ डाउट है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा।